नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे पेयजल संकट को लेकर। देश में इस समय पेयजल संकट गहरा रहा है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के करीब 43,000 से ज़्यादा गाँवों में पेयजल संकट गहरा रहा है। शहरों में भी हालात दयनीय है। पानी को लेकर लगातार धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। सरकार ने कई स्थानों पर ट्रेन से भी पानी की व्यवस्था की है। इसके बावजूद भी पानी की जो कमी है उससे लोगों को दो हाथ करने पड़ रहे हैं। पीने के पानी का संकट है। ख़ास तौर पर पशुओं को भी सबसे ज़्यादा पानी की कमी के कारण इधर उधर भटकना पड़ रहा है और कई पशुओं की मौत भी लगातार हो रही है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर तिवारी जी है, कांग्रेस नेता है। तिवारी साहब, आपका स्वागत है। शैलेंद्र धाबाई जी हैं, भाजपा नेता हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से पूरे प्रदेश में इस समय पानी को लेकर त्राहिमाम है, लोगों में नाराज़गी भी है, लेकिन देखिए पानी सीमित है और मांगने वाले असीमित है, लेकिन लोगों को पानी पिलाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कितनी बड़ी समस्या है राजस्थान में पेयजल इस समय? देखिए, निश्चित तौर पे नीरज जी, पेयजल समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और हमारे यहाँ कम से कम 60% जो है वो मरुस्थल रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ इस वजह से पानी का संकट बहुत गहराया हुआ है। इवन पूरे राजस्थान में पानी का संकट है, क्योंकि बरसातें भी कई सालों से एवरेज हो रही हैं, कहीं ज़्यादा होती है और कई बार वेस्टेज भी हमारा पानी चला जाता है, उसका भी हम प्रॉपर तरीके से संचित नहीं कर पाते हैं। तो वो भी एक कारण है कि पानी का संकट और गहराता जा रहा है। जैसे अभी मैंने अखबार में भी पढ़ा था, अभी बहुत लेटेस्ट खबर थी कि बाड़मेर में एक गांव है, ढाणी है, जहां पर महिलाएं जो हैं वो जो पशुओं का पानी रखा, पशुओं के लिए जो पानी भरा हुआ था उस जाल से पानी ले रहे हैं कि कम से कम हम प्यास से तो नहीं मरे। ये कहीं ना कहीं अब सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि हमारे लोग इसमें बिल्कुल प्यासे ना रहें। और सरकार जैसे ट्रेनें भेज रही है तो थोड़ा मैनेजमेंट क्राइसिस भी यहाँ देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक इस मुद्दे को लेते हुए और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाने का प्रयोग पहुँचाना चाहिए और उनको जो बेसिक नेसेसिटी है, मतलब हम आज डिबेट कर रहे हैं 21वीं सदी में कि एक अपार्ट फ्रॉम द पार्टी में एक बात करता हूं कि हम 21वीं सदी में डिबेट कर रहे हैं कि पानी संकट बहुत गहरा गया और राजस्थान में हर साल कोई ना कोई संकट रहता है पानी का, हम हमेशा देखते आए। तो इस तरह की अभी तक व्यवस्था हम पूरी तरह से नहीं बना पाए, एक आधारभूत ढांचा इस तरह का नहीं कर पाए कि ताकि हम वहाँ पानी उपलब्ध करा सके जो हमारे दूर दराज के गांव ढाणियाँ हैं, जो खासकर रेगिस्तानी इलाका है उसमें और जो बीच का मध्य राजस्थान है उसमें। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया है, जल शक्ति संसाधन, जल शक्ति मंत्रालय। और उसका हमारा उद्देश्य यही है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है कि हर घर जो है वो नल से जल पहुंचे और उनको हम शुद्ध जल पहुंचा पाए। तो उस नल को पहुंचाने का फायदा क्या हुआ, इस विषय पर बात करेंगे। धाबाई जी, आपसे बाद में, पहले बात करते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, इन्होंने साफ कहा कि मैनेजमेंट की कमी है और देखिए कई स्थानों पर लोगों को पशुओं के पीने का पानी में भी सेंधमारी करनी पड़ रही है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भामाशाह जो खेलियों में पानी गिरवाते हैं पशुओं के लिए, उस पानी को लोग मजबूरी में घरों में ले जाने को मजबूर है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस बात की कि लोगों तक पीने का पानी कैसे न कैसे करके पहुँचाया जाए? मैं सबसे पहले तो आपके टीवी A1 टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ क्षेत्रीय टीवी हो या राष्ट्रीय चैनल हो, इस समय केवल हिंदू और मुसलमानों के अलावा कहीं कोई डिबेट नहीं आती है। आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ पानी का मसला आपने उठा करके हम सबकी आंखें खोलने का प्रयास किया। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, शैलेंद्र धाबाई भी ये कह रहे हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर पानी देश का 1% है राजस्थान की भूमि पर। और इसलिए हमारे जननायक अशोक गहलोत ने एक बृहत योजना, जो वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने जो एक परियोजना अपने कल्पना की थी कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। नीरज भाई, सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं 13 जिले जो पूर्वी राजस्थान के। और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में इस योजना का एक प्रारूप बना करके भेजा था केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसको ERCP कहते हैं।
आज 8 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर की रैली में और अजमेर की रैली में ये वादा किया था, अगर पीने के पानी की आवश्यकता के अनुसार ये सही पाई गई तो मैं भारत सरकार से इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। शैलेंद्र भाई बताओ तो सही। तिवारी जी, मैं भारतीय आपको याद दिला दूं, जनता पार्टी राजस्थान में अलवर में और दंगे जयपुर करवाते, में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। उन्होंने ये कहा, और आप सब देखिए खुद ही कहते हैं ये परिकल्पना बीजेपी की है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? बीजेपी की परिकल्पना है। आपने जो डीपीआर रिपोर्ट भेजी है, 13 करोड़ 2 करोड़ लोगों को पीने के पानी की समस्या है। आपके जो 2 लाख हेक्टेयर गंभीर नहीं है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब ये मुद्दा ही दावाई जी, जब योजना आएगी कब तो योजना आएगी और कब लोगों को पानी मिलेगा? फिलहाल मैं इसीलिए तो आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप शांत रहेंगे, निवेदन कर रहे हैं। आप शांत रहेंगे। 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे हैं। आप लोग शांत रहेंगे तो डिबेट सही दिशा में जा पाएगी, क्योंकि देखिए कब तो ये योजना बनेगी, कब लोगों का पीने का पानी नहीं, नीरज जी, मैं इसमें फिलहाल जो समस्या ईआरसीपी की जो बात की, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, जो ये भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी, हमने प्रस्ताव भेजा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ठीक है हमारे पास प्रस्ताव आया, और उन्होंने कभी ये घोषणा या वादा नहीं किया था। लेकिन लेकिन हमने इनसे बोला कि आप लोग आओ, सेंट्रल में आओ, कई बार इनको बुलाया, मुख्यमंत्री जी को कई बार बुलाया, तब ये आए नहीं। और इन्होंने जो डीपीआर रिपोर्ट भेजी वो 50% डिपेंडेंट पे भेजी है। आज आप मध्य प्रदेश से एनओसी नहीं ले पाए हो, आपको पता ही नहीं है ईआरसीपी की परियोजना के बारे में, आपको जानकारी नहीं है कितनी डिपेंडेबिलिटी है। 50% डिपेंडेबिलिटी में आपने भेज दिया। आप दोनों लोग, अगर आप तरीके से आप दोनों लोग दावाई जी, तिवारी जी, आप दोनों लोग ही गलत विषय पर उलझ रहे हैं। आप दोनों ही गलत विषय पर उलझ रहे हैं। मौजूदा समस्या है, पहले उस पर चर्चा की जानी चाहिए। वो भविष्य की योजना है, जब बनेगी तब उसका फायदा मिलेगा। फिलहाल तो लोग पानी, जी मैं दोनों को बताना चाह रहा हूं कि देखिए जो योजना भविष्य की है, प्रधानमंत्री जी ने भी कई जिलों का नाम लिया था कि उनके लोगों को लाभ मिलेगा। अब राष्ट्रीय परियोजना घोषणा कब होती है, कब उसका लाभ मिलता है, कब वो बनेगी, कब क्या होगा, बहुत लंबा विषय है। और वो अगर आज मंजूर भी हो जाती है तो भी 10 साल लगेंगे। लेकिन फिलहाल तो जो लोग हैं उनको पानी का संकट है, पानी की कमी है, पानी मिलना चाहिए। आपको लगता है सीएम साहब ने 50-50 लाख की अथॉरिटी दे रखी जिला कलेक्टरों को, और जिला कलेक्टरों को चाहिए कि जिस जगह की ये तस्वीर बताई है इन्होंने, दावाई जी ने, कि वहाँ पे लोग खेल में से पानी पी रहे हैं, पीने को मजबूर हो रहे हैं। क्या कारण है कि वह जिला कलेक्टर टैंकरों से पानी की सप्लाई नहीं करा पा रहे? क्या कारण है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है? क्या कारण है कि टैंकरों, जहां ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है, शहरों तक तो पहुंच रहा है लेकिन गांवों में नहीं पहुंच पा रहा? तो आपको लगता है कहीं कहीं आवश्यकता है जिला कलेक्टरों को, जो तहसील स्तर पर जो अधिकारी है, जो ग्राम स्तर पर अधिकारी हैं, वो लोग जिनको पानी की जरूरत उन तक पानी पहुंचाए? इस बारे में कहना चाहता हूं नीरज भाई जी, मार्च के महीने में देश के अंदर तापमान बढ़ गया 45-46 डिग्री, अप्रैल में बढ़ गया, और अब तो मई के महीने में तो 48 डिग्री तक आ गया। मानसून भी हमारे खिलाफ चल रहा है, और फिर भी मैं कह रहा हूं राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार वादा करती है कि हम आदमी को पीने के पानी से वंचित नहीं होने देंगे, हम जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था करेंगे। सिरोही जालोर में हमने पानी की ट्रेनें भेजी हैं, टैंकर का सारा इंतजाम है। जहां पानी की समस्या है, मौसम को देखते हुए पहली बार राजस्थान के जननायक ने तमाम जिला कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया है। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में कहीं कमी होगी, हम उसके बारे में विचार करेंगे, और इस बात का सतत प्रयास करेंगे कि राजस्थान का कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर पीने के पानी से कहीं उनको नुकसान नहीं होना पड़े। राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार है। दावाई जी, हमने जब आदमी को शुरुआत में पहली बार, आप पहली बार पानी तो पहुंचा दीजिए, आप पहले गांव ढाणियों में पानी तो पहुंचा दीजिए, पानी पहुंचा दीजिए। आपके कलेक्टर को पावर दी गई है, आज तक कोई मैनेजमेंट क्राइसिस है ना, लोगों तक पानी पहुंच पा रहा है। लोग जो जानवरों के खेले हैं उनसे पानी लेके अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आपको इस न्यूज से ये वास्तविकता है पश्चिमी राजस्थान की, आप एक फोटो की बात करते हो, आप पूर्वी राजस्थान में बहस करना चाहते हो।
बाबाई जी, आप मध्य भारत, मध्य बाबाई जी, राजस्थान और बाबाई जी, पश्चिमी राजस्थान की बात है। आप तिवारी जी, प्रभावी तरीके बाबाई से जी, पानी नहीं पहुंचा पाए हो। तिवारी जी, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि हर बाबाई जी, आपको लगता घर में है एक नल हो, मैं उससे केवल शुद्ध ये जल पश्चिमी पहुंचे। राजस्थान की आपको मैं समस्या बता है। दूं, हमने बाबाई आज जी, 2.5 करोड़ से आपको अधिक लगता है लोगों कि ये को न नल केवल पहुंचा दिए। पश्चिमी राजस्थान की समस्या है, अभी तो पूरे राजस्थान में, जयपुर से ही ले लो आप, राजधानी जयपुर से में ले लो, जयपुर में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां तक पीने का पानी नहीं पहुंच रहा, लोगों को 300 से 1500 रुपए में टैंकर खरीदना पड़ रहा है। तो ये जब हालात हो जाए तो कहीं न कहीं टैंकर माफिया भी आपको लगता है हावी हो रहा है, क्योंकि 300 से 1500 रुपए अगर एक टैंकर के आदमी को देने पड़ रहे हों पीने के पानी के लिए, तो आदमी का बजट तो समझिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और पीने के पानी के लिए उसको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आदमी क्या करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? निश्चित नीरज जी, क्योंकि पानी जो है एक बुनियादी चीज है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है हर सरकारों का। सरकारें जो भी राज करती हैं वो कल्याणकारी नीतियों के तहत राज करती हैं, और उनका दायित्व होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो बुनियादी चीजें हैं ये हम जनता को प्रोवाइड करा सकें। आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि अभी हम जयपुर में ही पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, कई कॉलोनियां ऐसी हैं, तो उन सब चीजों पर एक प्लान बनना चाहिए, पूरा एक व्हाइट पेपर तैयार होना चाहिए, रोड मैप तैयार होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स कहां कहां है। ग्राउंड लेवल में पानी नीचे जा रहा है निश्चित तौर पे, जहां बरसातें होती हैं, हमारी भी बरसात कम होती है, राजस्थान में हमेशा एवरेज या एवरेज से कम ही बरसात होती है, कई सालों तो बरसात ही नहीं होती, अकाल भी पड़ते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट भी किया जाता है। आपका एक डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वाटर रिसोर्सेज का हेड पूरा डिपार्टमेंट है, तो आपको एक रोड मैप बनाना चाहिए कि हम किस तरीके से वाटर जो है, पानी जो बरसात का पानी है, उसको हम किस तरह से इकट्ठा कर सकें और किस तरह से उसको पानी के उपयोग में बना सकें। आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए, आपको पाइपलाइनें भेजनी चाहिए, आपको पानी के दुरुपयोग रोकने के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए, जनता को अवेयर करना चाहिए। ऐसी बहुत सी तमाम चीजें हैं जिनको राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारी वहां जाएं, जनता को बताएं और उनको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश में पेयजल संकट गहरा रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि मई में ये हालात है तो जून में और भी हालात बिगड़ सकती है। इन विषय पर सरकार को, खासतौर पर अधिकारियों को ध्यान देना होगा पेयजल संकट को लेकर। तिवारी जी, इन्होंने कहा कहीं न कहीं मैनेजमेंट की कमी है। आपको लगता है, क्योंकि देखिए पानी तो फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकता है, पानी को तो बचाना ही पड़ेगा और बरसाती पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है किस तरह से जो है लोग पानी बचाएं, ताकि, और सरकारों को भी कुछ प्रबंधन करना ही पड़ेगा। जैसे पूर्व में इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू किए थे, लेकिन मुझे लगता है जितने भी सरकारी बिल्डिंगों में बनाए गए सब फेल हुए, करोड़ों रुपया उनमें बर्बाद हो गया, लेकिन उनमें कहीं भी पानी जो है सुरक्षित नहीं रह पाया। आपको लगता है क्या होना चाहिए तिवारी जी? ये बात सही है नीरज भाई कि दुनिया में पानी पैदा नहीं किया जा सकता किसी फैक्ट्री में। हम बिजली कम है तो हम उसके लिए दूसरे सोर्स ढूंढ सकते हैं, दुनिया के फसल कम है तो दूसरे देशों से हम आयात कर सकते हैं, हर चीज़ का दूसरे देशों के साथ में आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन पानी का ना निर्यात किया जा सकता ना आयात किया जा सकता। पानी तो जिस क्षेत्र में जितना बरसेगा और उसको बचा पाएंगे वही हमारे आने वाली पीढ़ियों को काम में लेना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब पहली बार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे, उन्होंने बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया था, और उन्होंने जेडीए को, नगर निगम को, तमाम सरकारी कार्यालय जहां बन रहे थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि वाटर हार्वेस्टिंग बनना चाहिए। जहां आप मकान बना रहे हो वहां छत का पानी या जो आपका नाले का पानी या जो चौक का पानी है उसको आप वेस्टेज जो नाली में बह जाता है वो आपकी जमीन में उसको रोको, और वो आने वाले वापस रिसाइकलिंग होकर के हमारी धरती में हम ही को वापस मिल जाएगा। फिर भी मैं कह रहा हूं, राजधानी में भी पीने के पानी की कमी हमारा शैलेंद्र भाई बता रहे हैं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि फिर भी बीसलपुर योजना ने जयपुर के लाखों लोगों को हमने एक बहुत बड़ा संबल दिया। अब जैसे जैसे जयपुर का विकास हो रहा, आज पहली बार जयपुर 2 किलोमीटर में था, फिर 10 किलोमीटर में बसा, आज जयपुर शहर 40 किलोमीटर के अराउंड में बसा हुआ है। बस्तियां दूर दूर बस रही हैं, बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, पानी के समय पानी तो है जितना ही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार है और सामाजिक सरोकार कर रही है। जब हम जनता के लिए 10 लाख रुपए का बीमा उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कि उसके परिवार का मकान या दुकान या झोपड़ा नहीं बिक जाए, उसका इलाज 10 लाख रुपए तक का फ्री होना चाहिए, ये राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार का सपना है जो उन्होंने 1 मई से पूरा शुरू किया है।
तो पीने के पानी के लिए भी जननायक अशोक गहलोत की सरकार फिर कृत संकल्प है। पैसा कितना ही खर्च हो जाए, टैंकरों के माध्यम से या पानी की ट्रेन मंगाने की बात हो तो राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पीने के पानी का इंतजाम करेगी। कहीं किसी को इसमें शक और शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है, तो हम जिलाधीश और मैनेजमेंट में जो कमी है उसको सुधार किया जाएगा। धावा जी, आपको लगता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है कि राजस्थान में जिस तरह का हालात और बरसात बहुत कम होती है, लेकिन बरसात का जो पानी होता है वो जो है हम संग्रहित नहीं कर पा रहे हैं, और इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपने एक रोड मैप की बात कही थी, मुझे लगता है सरकारें रोड मैप भी नहीं बना पाती है और तय नहीं कर पाती, क्योंकि सब सरकार जो आती है वो अपना समय पूरा करना चाहती है, और इसी पूरा समय करने के चक्कर में वो कोई ठोस नीति निर्धारित नहीं कर पा रही है। नीरज जी, देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब केंद्र में आई थी तो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की पानी की समस्या को लेके उन्होंने प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसकी परिकल्पना सोची थी और उसको मूर्त रूप देने का भी काम किया था, लेकिन अभी वो धरातल पे नहीं आ पाई। उन्होंने कहा था कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सब नदियों को जोड़ना चाहिए, ताकि जो बरसात का पानी है, जब बरसात होती है हमारे भारत में देखेंगे कई जगह बहुत ज़्यादा बरसात है, कई जगह स्केर्सिटी है, कई जगह बहुत कम बरसातें होती हैं, तो उनका एक भारतीय जनता पार्टी की ही परिकल्पना थी। कांग्रेस तो 60-50 साल में ये परिकल्पना कर ही नहीं पाई। उन्होंने इस परिकल्पना को एक रोड मैप तैयार किया उसका, और ये था कि जहां पानी वेस्टेज हो रहा है तो दूसरे जिलों, दूसरे राज्यों में पहुंचे जहां पानी की आवश्यकता है। वो बहुत विस्तृत रिपोर्ट बनी उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। ये अभी हम आगे पिछले 8 साल से देश में जो है बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस रोड मैप जो बना नदियों को जोड़ने वाला, उस विषय पर कभी आज तक चर्चा भी नहीं हुई। दुर्भाग्य की बात है। कम से कम अगर कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया, दरकिनार कर दिया, कांग्रेस सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत से है, कम से कम उनको इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल कोई ना कोई बातचीत उस पे, जो फाइल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है और उसकी फिजिबिलिटी, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कितना उसमें बजटिंग है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी विस्तृत योजना थी, एक पूरे भारत वर्ष की योजना थी, तो कहीं ना कहीं इस पे विचार फिर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल को लेके बहुत गंभीर हैं, इसीलिए उन्होंने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय गठित किया है, जिसका नेतृत्व गजेंद्र सिंह शेखावत जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं कि जैसे आप देखिए, जो अभी तिवारी जी कह रहे थे कि बीसलपुर से हम जयपुर को पानी पिला रहे हैं, अरे भाई रामगढ़ बांध जो था, आप देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल था हमारे जयपुर के लिए, कि पूरा जयपुर जिला उससे रामगढ़ बांध से पानी उसको मिलता था, लेकिन वहां पे फार्म हाउस डेवलप कर लिए, एनीकट बना दिए, अतिक्रमण कर लिया, कि बरसात का पानी वहां रामगढ़ बांध तक नहीं आया, और 20 सालों में हमारा रामगढ़ बांध 20 सालों से सूखा पड़ा है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स आए कि वहां से में रह गया है रामगढ़ बांध, क्योंकि हमारे अतिक्रमणकारियों ने उसका गला घोंट दिया, और देखते देखते जो रामगढ़ बांध जहां पर ओलंपियन खेल हुए थे, नौकायन हुआ था, वो आज मृत प्राय हो चुका है। सिर्फ कागजों में दिखता है कि रामगढ़ बांध है। अगर आज हम हमारी पीढ़ी को बताना चाहें कि रामगढ़ बांध कहाँ है, तो शायद वहाँ का सूखा मैदान ही दिखेगा उसको। तिवारी जी, आपको लगता है कहीं न कहीं, देखिए सरकारों की भी गलती रही है, क्योंकि बार बार हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए, और रामगढ़ बांध की जैसी स्थिति आपको पता ही है, आप तो खुद पुराने जयपुर के वासी हैं, आपने तो बहुत नज़दीक से उसको देखा है, महसूस किया है, तो लगता है इच्छा शक्ति की कमी भी कहीं रही है। सही कह रहे हो आप नीरज भाई। मैंने एशियाई गेम्स देखे हैं जयपुर के रामगढ़ में, जब नौकायन की यहाँ प्रतियोगिता हुई थी और एशिया के देशों के प्रतियोगी यहाँ आए थे, वो पूरा लबालब भरा हुआ था। 81 में जो बारिश हुई थी उसके बाद में जयपुर का रामगढ़ बांध, जो जयपुर का हमारा हृदय स्थल था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं शैलेंद्र भाई, 2 लाख लोगों को पीने की व्यवस्था करता था रामगढ़ का बंदा, आज जयपुर की आबादी 50 लाख से ज्यादा। मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी का शासन रह चुका, 3 बार भैरव सिंह शेखावत रह चुके, 3 बार वसुंधरा, 2 बार वसुंधरा जी रह चुकी, 5 बार तीसरी बार अशोक गहलोत जी भी रह चुकी। मैं कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बांट रहा हूं शैलेंद्र भाई, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिज्ञों से ज्यादा रसूखात कहीं ना कहीं इन माफियाओं के, जिन्होंने जमीनों को हड़पने का काम
हमारे जमाने में किया हो या आपके जमाने में किया हो। इस मामले में हमको दलीय राजनीति से उठ करके हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो रामगढ़ बांध में चाहे कितना ही बड़ा माफिया हो, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो उनके अतिक्रमणों को हम साफ करेंगे। और इसमें हाईकोर्ट का भी डिसीजन है, लेकिन हमारी नौकरशाही मान लो या हमारा जो भी कुछ है, हम स्वीकार करते हैं कि हम उस रूप में काम नहीं कर पा रहे। अगर रामगढ़ बांध भी अगर पानी में भर जाए और बीसलपुर का पानी आए तो जयपुर की 50 लाख लोगों की पानी की प्यास को हम बुझा सकते हैं। इस मामले में हमको दल से उठ करके राज्य के हित में और जयपुर के 50 लाख लोगों के हित में सामूहिक रूप से काम करना है। और आप अभी कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो एक ड्रीम सपना देखा, नदियां पूर्व भारत के अंदर जब नदियों को जोड़ने की कल्पना करी थी कि आसाम और डिब्रूगढ़ वहां पर पानी बह जाता है, पाकिस्तान चल जाता है, तो अटल जी का सोच सही था कि भारत का पानी भारत में रहना चाहिए, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अतिवृष्टि होती है। अरे नरेंद्र मोदी की 56 इंच की सरकार ने 8 साल में एक कागज उसका पन्ना नहीं पलटा। हम ARCP की बात करते हैं इसलिए करते हैं कि आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी जी का जल के ऊपर विशेष ध्यान है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, राजस्थान के जोधपुर के सांसद तो भेजिए, मेरी बात तो सुनो। राजस्थान के सांसद को हमने भारत का जल संसाधन मंत्री देखा, राजस्थान सूखा पीड़ित है, राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, नरेंद्र मोदी जी ने रेगिस्तानी इलाके के सांसद को भारत का जल संसाधन बनाया। अरे वो राजस्थान के लोगों की प्यास नहीं बुझा कैसे भारत के कानून व्यवस्था लगे है, भारत के 140 करोड़ लोगों को क्या हो रहा है, रोज रेप की घटनाएं हो रही है, आप संप्रदाय सारी बातें आ रहे हो, आप विशेष धर्म को आपने संरक्षण दे रखा है और आपको पानी बिजली से लेना देना नहीं, और आपको पाकिस्तान हरा झंडा, खालिस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान के नाम पर आपको वोट चाहिए। आप जनता के जुड़ाव को नहीं करेंगे। आप दोनों नेता भी हमारी डिबेट को उसी धर्म की उस दलदल में घुसेटना चाहते हो। नहीं नीरज जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो परिकल्पना हमारी थी का मुद्दे पर बोलो। जल संसाधन देश के प्रधानमंत्री से भीख नहीं मांग सकते। मेरा राजस्थान प्यासा है। ARCP भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की योजना तो हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट प्रधानमंत्री से मंत्रियों और अधिकारियों को भेजो, सरकार केंद्र में आए तो राजस्थान के मतदाताओं ने मंत्री भी आपका बनाया। जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान के हैं, पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, उनसे ज्यादा जल की समस्या को कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में उनको पार्टीबाजी छोड़कर प्रदेश की जनता का हित सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 25 सांसद है और विधायक भी बहुत है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो खुद जाने को तैयार है। इसके बावजूद भी जो ARCP वाला मुद्दा है उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस पर काम करने के लिए आगे बढ़ना होगा। नहीं तो देखिए, आप समझिए प्रदेश की जनता है, सब देख रही है, और आने वाले समय में वो जनता ही सबक सिखा देगी। नीरज जी, मैं आपको बताऊं, आपने गजेंद्र सिंह जी का अगर स्टेटमेंट पढ़ा देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी आए, मंत्री आए, यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री और अधिकारियों को लेकर आए। जो आपने रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, DPR जो बनी थी, उस रिपोर्ट में जो खामियां हैं उसको दूर तो करें पहले। आप खामियां दूर करना नहीं चाहते, आप ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ना चाहते हो। आप 75% पर आप करिए ना, 75% डिपेंडेबिलिटी पे आप रिपोर्ट भेजिए। क्यों नहीं सेंक्शन होगी? वो बिल्कुल होगी। आप मध्य प्रदेश से NOC लेकर आइए। आप बैठ नहीं रहे, इंटर स्टेट बॉर्डर वाटर के इंटर स्टेट विवाद भी इसमें इन्वॉल्व है। आप बैठ के DPR ठीक करिए, बनाने में केंद्र सरकार और दादाजी दोनों को, आप दोनों को, क्योंकि देखिए इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के अपने अलग आरोप है, राजस्थान सरकार के अलग आरोप है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपया इस पर खर्च करने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि जिस तरह की हठधर्मिता केंद्र सरकार ने अपना रखी है या जल शक्ति मंत्री अपना रहे हैं, उससे प्रोजेक्ट शुरू होने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो DPR है, उनका जो कहना है कि DPR भी हमने उसी एजेंसी से बनवाई है जो एजेंसी भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के लिए काम करती है। लेकिन कहीं न कहीं पानी जैसी समस्या के लिए भी
राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति की कमी है और इसी इच्छा शक्ति की कमी के चलते प्रदेश की जनता को, सूबे की जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। हर बार गर्मी आती है और हर बार इस मुद्दे पर बहस भी होती है। सरकारों को हर बार विशेष बजट भी आवंटित करना पड़ता है, लेकिन सूबे की जो गाँव में, दूर दराज में, कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं उन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है और टैंकरों के मुंह मांगे दाम उनको चुकाने पड़ते हैं। मुद्दा घर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।